हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए सेट किया गया मॉडल प्रश्न पत्र में से क्लास 9 का विज्ञान विषय का सेट 2 हल करेंगे। सेट 1 हमने हल कर लिया है। उम्मीद है कि आपको उससे सहायता मिली। ओके, तो इसके क्या क्या आवश्यक निर्देश हैं वो आप देख लिए होंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। इनमें से कोई नहीं। ये पहला सेट में भी था ना। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है वो पूछा गया था, तो तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल, सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। सरल लोलक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सड़क पर कार की गति। ओके, अगला सवाल है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को बोलते हैं विस्थापन। ओके, और विस्थापन में परिवर्तन की दर को बोलते हैं वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ओके, अगला सवाल है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो त्वरण आप जानते हैं कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब त्वरण होगा 0। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल है, संवेग कैसी राशि है? सदिश, अदिश, सदिश एवं अदिश। इनमें से कोई नहीं। संवेग बराबर होता है, ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, mv। P इक्वल टू mv। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, और इसीलिए यह एक सदिश राशि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यह गुण कहलाता है पल, जड़त्व, द्रव्यमान, संवेग। तो यह गुण कहलाता है जड़त्व के अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, और गति की अवस्था में है तो एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ओके, तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का SI मात्रक होता है। तो जैसे बताए आपको, संवेग P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हों तो A का जड़त्व B से अधिक होगा कि B का जड़त्व A से अधिक होगा कि दोनों का जड़त्व बराबर होगा कि A तथा B का जड़त्व शून्य होगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसी का जड़त्व अधिक होगा। तो A का द्रव्यमान है 6 kg और B का द्रव्यमान है 34 kg। इसका मतलब है B का जड़त्व A से अधिक होगा। ओके, चलिए अब अगला नंबर। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम है? तो न्यूटन गति के 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम को बोलते हैं गति का वास्तविक नियम, क्योंकि द्वितीय नियम का इस्तेमाल करते हुए हम प्रथम नियम और तृतीय नियम की भी व्याख्या कर सकते हैं ना। जैसे प्रथम नियम, द्वितीय नियम बोलता है कि किसी वस्तु में लगा हुआ बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और प्रथम नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो एक सरल रेखीय पथ पर तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। और तृतीय नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग वस्तुओं पर होती है, और इसीलिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को ही गति का वास्तविक नियम समझा जाता है। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या है? तो आपको पता है जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट होता है, तो मैं बता रहा था गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 12। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का SI मात्रक क्या होता है? तो जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आगे। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ओके, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बोलता है कि विश्व का हर पिंड दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से इसको लिखते हैं F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ G है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, m1 और m2 है दो पिंडों का द्रव्यमान, r है उनके बीच की दूरी। तो सवाल है कि यदि r बराबर हो जाएगा इसका आधा r/2, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो r को हम आधा कर देंगे तो जो नया फोर्स होगा F डैश ये होगा G गुना m1 गुना m2 बटे r/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा G गुना m1 m2 बटे r स्क्वायर बटे 4।
तो ये बराबर होगा 4 गुना GM1 M2 बटे R स्क्वायर, और GM1 M2 बटे R स्क्वायर बराबर है F, इसलिए जो नया फोर्स है वो है F डैश बराबर 4F। इसका मतलब है कि बल 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब अगला, द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, असमान होता है, परिवर्तनशील होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, भार का मान सभी जगह समान नहीं होता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान एक समान सब जगह नहीं होता है। ओके, तो द्रव्यमान का मान सभी जगह एक समान होता है, भार का मान सभी जगह एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पर। 15 नंबर से उधर फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा। ओके, दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? ठोस, द्रव, प्लाज्मा, गैस। तो यहाँ पर देख रहे हो कि पदार्थ के कण एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं और ये एकदम सिस्टमैटिकली इनको अरेंज किया गया है, सजाया गया है। तो ऐसी व्यवस्था ठोसों में होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? ओके, तो इस सवाल का सही आंसर है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? तो विसरण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में स्वतः घुल मिल जाना। ओके, तो ये होता है सबसे अधिक गैस में, फिर उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें गैस है ऑक्सीजन, तो सबसे तेज विसरण की प्रक्रिया होगी ऑक्सीजन में। ओके, अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्वथनांक, गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो करेक्ट आंसर है संगलन की गुप्त ऊष्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संगलन, विसरण। तो इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों में एक पदार्थ है नैप्थलीन, जिसे कपूर, हम लोग साधारण भाषा में कपूर की गोलियां बोलते हैं, है ना, जिसको हम अपना कपड़ा रखने का बक्सा में या गोदरेज में रखते हैं। तो वो क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव में बदले बिना। ओके, फिर और दूसरा उदाहरण होता है अमोनियम क्लोराइड, उसका भी ऊर्ध्वपातन होता है। ओके, अगला, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संगलन, गलन। ओके, तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, और इसी प्रक्रिया के कारण ही वर्षा होती है ना। पानी का क्वथनांक एक्चुअली होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जितने भी जलाशय हैं वहाँ से पानी का वाष्पीकरण, है ना, क्वथनांक से कम ताप पर होता है, और यह जलवाष्प, है ना, हवा के साथ ऊपर चला जाता है और ऊपर पहुंचकर ना जहाँ पर टेम्परेचर कम है इसका संघनन होता है और वह फिर से लिक्विड में बदल जाता है। हवा के कण इसको सहन नहीं कर सकते हैं, तब वो नीचे गिरने लगता है, जिसको हम वर्षा बोलते हैं।
ओके, सो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। अगला सवाल, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है ओके 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, 0 केल्विन। तो ये होता है 273 केल्विन। और इसीलिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं और ओके 273 जोड़ते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा देते हैं। ओके, अगला सवाल, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश। तो देखना है कि इनमें से कौन सा बिंदु है ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान होता है। सी है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। ओके, अब आगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान से 16 अधिक है। डी है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना कम है। तो ऑक्सीजन, तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। इसी प्रकार अगर हम देखें नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 U। तो इसको हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 14 गुना भारी है। तो ऐसा समझा जाता है परमाणु द्रव्यमान को। ओके, ठीक है। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हम लोग देख रहे थे कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अणु। यह अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा वह यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? मतलब इसमें 4 परमाणु हैं, उनकी परमाणुकता 4 है, मतलब कुल मिलाकर 4 परमाणु है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें 1 कैल्शियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 3 4 5, ये 5 परमाणुक है। ऑप्शन नंबर बी 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 + 3 4, तो ये है चतुर्परमाणुक। H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का एक है त्रिपरमाणुक। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, तो ये द्विपरमाणुक है। तो चतुर्परमाणुक यौगिक है NH3 जिसका नाम है अमोनिया। ओके, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। ओके, तो मोल बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान
बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है 36 ग्राम, तो ये हो जाएगा 36 ग्राम बटे जल का अणु द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1, 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो ये हो जाएगा 18। तो 36 बटे 18, तो 18 दूना 36, तो मोलों की संख्या हो गई 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 70 U, 140 U, 14 U, 28 U। तो मोल दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो अभी अभी मैंने बताया मोलों की संख्या बराबर होता है, ठीक है, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या 5 दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हमको निकालना है। अब नाइट्रोजन गैस होता है N2, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 5 गुना 28। ओके, तो 8 बचे 40 के शून्य, हाथ में 4, 5 दूना 10, 10 और 4 14, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बी 140 U। ओके, अब आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका का बिजली घर क्या है? ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर किसे कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कोशिकांग जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है वो होता है लाइसोसोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ओके, नेक्स्ट, अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का, है ना, एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नाभिक और केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण, इनमें से है बैक्टीरिया। ओके, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? या जीवात के बदले होना चाहिए था जीवाणु। झिल्ली जीवाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंतर्द्रव्य जालिका में, गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये झिल्ली जीवाणु जनन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, अर्धसूत्री विभाजन में
संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है 4, अर्धसूत्री विभाजन में होता है 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या ये बराबर होता है 2n। तो n इक्वल टू 18 है, तो 2 इंटू 18 इक्वल टू 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अगला सवाल है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, पारेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है जाइलम, और पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है फ्लोएम। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। रक्त एक ऊतक है, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ओके, अगला सवाल है, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, टेंडन कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं कि मांसपेशी कहते हैं? तो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना को बोलते हैं टेंडन। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। पारेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है एरेन्काइमा, कालेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो वैसे पारेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होती है उसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ओके, क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39। किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? विभाज्योतक, स्थायी ऊतक, पारेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो विभाज्योतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? एपिडर्मल, तंत्रिका, संयोजी, पेशीय। तो मुख गुहा की आंतरिक सतह संयोजी ऊतक से बनी होती है। ओके, तो इस प्रकार हमारा सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिला। अगर आपको हेल्प मिला तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बाकी सेट भी आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, सबों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।